Hello student and welcome back to the capsule 3 of matter in our surrounding. In today's capsule we are going to discuss about interconversion of states of matter. Now what does that mean? आज के कैप्सूल में हम देखेंगे कि कैसे एक स्टेट ऑफ मैटर दूसरे स्टेट ऑफ मैटर में कन्वर्ट होती है और वापस जो दूसरी स्टेट है वो पहले स्टेट में कन्वर्ट हो जाए। तो इसी चीज को हम बोलते हैं इंटरकन्वर्जन। तो आज की कैप्सूल में हम यही बात को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए तो देखते हैं what does that mean. The phenomena of change of matter from one state to the another state and back to the original state is called interconversion of matter. ये भी यही बोल रहा है कि जब भी एक स्टेट ऑफ मैटर दूसरे स्टेट में ऑफ मैटर में कन्वर्ट हो जाए और वापस दूसरी स्टेट ओरिजिनल स्टेट में चली जाए, तो इस पूरे प्रोसीजर को हम बोलते हैं इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। तो आई थिंक ये बात आपको समझ आ गई होगी। बट ये होता क्यों है? हम सभी देख तो तय हैं कि सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लिक्विड वापस से सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है। बट ये क्या फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल है इन सब चीजों के लिए? तो इसके लिए बेसिकली दो ही फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है एंड दैट इज टेम्परेचर एंड प्रेशर। सो आज के कैप्सूल में हम टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे। नाउ व्हाट इज द इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर कि वो इंटरकन्वर्जन शो कर रहा है, कि इसकी वजह से इंटरकन्वर्जन ऑफ मैटर हो पा रहा है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। जब भी सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो ऐसा क्या होता है, टेम्परेचर ऐसा क्या रोल प्ले करता है? वेल बच्चों, आप सब जानते हैं कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं उनका जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है बहुत कम होता है, क्योंकि उनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा होता है। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो उसको मुझे ब्रेक करना होगा, तो इसके लिए मुझे क्या करना है? हीट देनी पड़ेगी। तो हमें जब भी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो मुझे हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, मतलब कि मुझे उसका टेम्परेचर को राइज करना पड़ेगा। तो यहां पर हम देख सकते हैं आइस जो होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर वो वाटर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस के अबव टेम्परेचर जाता है आपका आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। Whenever heat energy is supplied to it, मतलब कि इस प्रोसीजर में मुझे हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, मतलब कि मुझे टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ेगा। देन ओनली योर सॉलिड विल बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड एंड द प्रोसेस इज नोन एज मेल्टिंग, या फिर हम बोल सकते हैं फ्यूजन। तो द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज नोन एज लाइक मेल्टिंग, साथ साथ हम इसको फ्यूजन भी बोल सकते हैं। तो आई थिंक ये बात समझ आ गई है कि कैसे जैसे हम टेम्परेचर राइज कर रहे हैं वैसे ही आपका सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो आपको ये याद रखना है दैट 0 डिग्री सेल्सियस के अबव टेम्परेचर जैसे ही जाएगा सॉलिड आपका लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, या फिर हम सॉलिड नहीं बोल के हम आइस बोलते हैं, बिकॉज हमें पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस मेल्ट होना शुरू होता है और लिक्विड वाटर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। चलिए ये बात तो हमें समझ आ गई। अब हम देखते हैं कि ऐसा हुआ क्या। जैसे कि whenever subjected to heating, the molecule absorb the heat which increase the kinetic energy of the molecule. जब भी मैं सॉलिड को हीट करता हूं तो सॉलिड के पार्टिकल्स जो हैं वो हीट एनर्जी को अब्सॉर्ब करेंगे, जिस वजह से इनकी एनर्जी जो इन्होंने हीट एनर्जी अब्सॉर्ब करी है बच्चों, उस वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो क्या होता है? पार्टिकल्स रैंडम मोशन शो करना शुरू कर देते हैं, मतलब कि पार्टिकल्स जो हैं वो अब इधर उधर वाइब्रेशनल मोशन इधर उधर भागना शुरू कर देंगे, क्योंकि इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ चुकी है। अब क्योंकि इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ चुकी है तो इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी थोड़ा सा वीक हो जाएगा, बिकॉज इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बढ़ जाएंगी, जिस वजह से क्या होगा? जो सॉलिड है आपका वो लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि thus the intermolecular force of attraction decreases which changes solid into liquid। तो आई गेस ये बात समझ आ गई होगी कि जैसे ही टेम्परेचर हम राइज करते हैं सॉलिड के पार्टिकल्स हीट एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करते हैं, जिस वजह से काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीज हो जाती है। सो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम हो जाता है, और जब वो कम हो जाता है तो उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस आ जाती है। और यहां पर क्या हुआ, हमने लास्ट लेक्चर में ही लास्ट कैप्सूल में ही हमने देखा था कि जो अगर स्पेसेस आ गई है तो ये क्या होगा? सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इंटरकन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड। सॉलिड से लिक्विड तो बना दिया, अब वापस लिक्विड से सॉलिड भी तो बनाना है।
अभी हमने देखा कि सॉलिड से लिक्विड बनाने के लिए हमें हीट एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, उसको प्रोवाइड करनी पड़ती है। बट नाउ हमें लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इसको कूल करूंगा। जैसे ही मैं इसको कूल करूंगा बच्चों, तो क्या होगा कि इसके जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, जो उनके अंदर हीट ट्रैप्ड है, वो पहले उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। मतलब अपनी जो बॉडी के अंदर उनकी हीट प्रेजेंट है उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसको निकालेंगे। तभी उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है डिक्रीज हो जाएगी। whenever there is a decrease in kinetic energy, particles will come close to each other, तो उस वजह से इनका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फिर से बढ़ जाएगा और देन लिक्विड विल कन्वर्ट इनटू सॉलिड। आई गेस ये बात बिल्कुल अच्छे से समझ आ गई होगी। एंड द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड इज नोन एज फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन। सो ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको। और यही बातें हम देख लेते हैं दोबारा, क्या लिखा हुआ है, दैट व्हेन सब्जेक्टेड टू कूलिंग हीट इज एक्सट्रैक्टेड। जैसे कि मैंने कहा था कि हीट को पहले निकालेंगे, जिस वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, दस इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल इंक्रीज एंड लिक्विड विल कन्वर्ट इनटू सॉलिड। आई थिंक ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा आपको। चलिए, सो नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ पॉइंट्स, दोबारा रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या पॉइंट है। जैसे लाइक मेल्टिंग। मेल्टिंग क्या होता है, व्हेनेवर द प्रोसेस ड्यू टू विच द सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड स्टेट बाय अब्सॉर्बिंग हीट एनर्जी। जब भी सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है बाय अब्सॉर्बिंग हीट एनर्जी, इट इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट की या फिर सॉलिडिफिकेशन की, तो हमें पता है व्हेनेवर अ लिक्विड कन्वर्ट इनटू सॉलिड, व्हेनेवर अ लिक्विड कन्वर्ट इनटू सॉलिड बाय रिलीजिंग हीट, मतलब अपनी जो बॉडी की उसकी जो हीट है उसको रिलीज करेगा, उसको एक्सट्रैक्ट करेगा, तभी वो क्या करेगा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज सॉलिडिफिकेशन। नाउ व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट? The constant temperature at which a solid changes into liquid state by absorbing heat energy is called melting point. Melting point अगर आपसे कोई पूछता है तो आपको बताना है कि एक ऐसा फिक्स टेम्परेचर जब भी सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है बाय अब्सॉर्बिंग हीट एनर्जी, तो उस पॉइंट को बच्चों हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट की, तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक ऐसा फिक्स टेम्परेचर जब भी लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है by releasing, by extracting heat energy, this point is called freezing point. तो I guess ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा आपको। चलिए, now we are going to learn about sensible heat और latent heat. Well, अभी मैं sensible heat को आपको एक बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊं तो बस ये है कि जब भी कोई सब्सटेंस के अंदर राइज ऑफ टेम्परेचर होता है, तो उस हीट को, उस हीट की वजह से, जिस हीट की वजह से ये होता है, उस हीट को हम बच्चों बोलते हैं सेंसिबल हीट। Heat that causes a change in temperature in an object is called sensible heat. ऐसी हीट जो किसी ऑब्जेक्ट की, या तो किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर या तो राइज कर दे या डिक्रीज कर दे, उसको हम बोलते हैं सेंसिबल हीट। वेल, इसके बारे में और डिटेल में हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। वेल, क्या होता है बच्चों, द हीट एनर्जी सप्लाइड इज अब्सॉर्ब बाय द पार्टिकल ऑफ आइस टू ओवरकम द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम टू चेंज द state from solid to liquid state without showing any rise in the temperature. Therefore, it is considered that this heating gets hidden within the particle and this is called latent heat. Well, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन था, तो मैं आपको क्लियरली बताता हूं। जैसे भी आप, you can see here, whenever you are converting or whenever you are heating some solid particles to solid ice, तो आप देख सकते हैं कि जब हम इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, Until and unless, जब तक आपके आइस लिक्विड वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाते, there is no decrease in temperature. Temperature will remain constant जब तक कि सारा आइस, complete ice will convert into water. Then सारा उस टाइम पे पूरा टेम्परेचर जो है आपका कांस्टेंट रहने वाला है, कोई भी टेम्परेचर ड्रॉप या इंक्रीज नहीं होगा। रीजन इज क्वाइट सिंपल। अगर आपसे कोई पूछता है क्यों ऐसा क्यों होता है, तो रीजन बहुत ही ज्यादा सिंपल है। आपको पता है दैट सॉलिड का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू लिक्विड। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में ही सारी हीट एनर्जी लग जाती है, जिस वजह से टेम्परेचर जो राइज होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। जितनी भी एनर्जी हमने प्रोवाइड करी, जितनी भी हीट हमने प्रोवाइड करी, सारी हीट जो है उसके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में काम आ गई। इसीलिए देयर इज नो राइज इन टेम्परेचर। और इसी हीट को
जिस वजह से कोई टेम्परेचर राइज नहीं होता, इस हीट को हम बच्चों बोलते हैं लेटेंट हीट। तो आई थिंक ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। व्हाट डज दैट मीन? लेटेंट हीट क्या होता है? लेटेंट मतलब हिडन, इसलिए इसको हमने लेटेंट नाम दिया है, क्योंकि ये एक हिडन हीट है। इसकी वजह से ना तो कोई टेम्परेचर राइज हुआ, ना ही कोई टेम्परेचर फॉल हुआ। चलिए अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को और अच्छे से जानते हैं। लेटेंट हीट तो हमने जान लिया क्या होता है, एक हिडन हीट। अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? एक सिंपल नॉर्मल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं, 1 kg अगर आपके पास सॉलिड है, 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट अगर मुझे करना है, तो उस टाइम पर जो हीट यूज होने वाली है, उसी हीट को हम बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो अगर हम इसको डिफाइन करें तो क्या होता है? द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो आई थिंक ये बात क्लियर हो गई होगी। क्या होता है लेटेंट हीट? यहां देख सकते हैं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as latent heat of fusion। तो आई थिंक ये बात क्लियर हो गई है आपको। क्या होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन? जब भी 1 kg ऑफ सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने में जो हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उसी हीट को हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब ये जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मेल्टिंग पॉइंट, तो बच्चों कुछ ये स्टैंडर्ड चीजें होती हैं। Whenever there is a chemical reaction taking place, we have to maintain the standardize। कोई भी केमिकल रिएक्शन करते वक्त हमें एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर को मेंटेन करना पड़ता है। रीजन, अगर सपोज करो यू आर डूइंग सम केमिकल रिएक्शन एंड द सेम केमिकल रिएक्शन इज डन बाय मी, सो अगर सपोज करो हमारे बीच में कोई टेम्परेचर डिफरेंस है, यू आर डूइंग समवेयर एल्स, आई एम डूइंग समवेयर एल्स, तो क्या होगा? टेम्परेचर या प्रेशर डिफरेंस अगर आ गया तो हो सकता है कि आपका केमिकल रिएक्शन जो है थोड़ा सा मुझसे फास्ट हो जाए या मुझसे थोड़ा सा लेट हो जाए। तो ये सब चीजें ना हो, कोई डिले ना आए, कोई नया प्रोडक्ट ना बने, या कोई जो प्रोडक्ट है वो थोड़ा कम ना बने, इसलिए हमें एक स्टैंडर्ड चीजों को, स्टैंडर्ड कंडीशंस को फॉलो करना पड़ता है, एंड दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, और साथ साथ इसके मेल्टिंग पॉइंट पे ऑब्वियसली वी हैव टू कन्वर्ट इनटू लिक्विड। तो लिक्विड के मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंचना है बस। ठीक है बच्चों, चलिए अब यहां पर हम देखते हैं लिक्विड से गैस। हमने देख लिया सॉलिड से लिक्विड कैसे बनता है। हमें पता है कि जब भी मैं सॉलिड को हीट एनर्जी प्रोवाइड करूंगा तो वो हीट एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करेगा, जिस वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी पार्टिकल्स की, एंड काइनेटिक एनर्जी बढ़ने पर उनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, जिस वजह से उनका स्पेसिस बढ़ जाएंगे। सेम थिंग इज हैपनिंग ओवर हेयर ऑल्सो। व्हेनेवर हम इस जो लिक्विड पार्टिकल्स हैं जो उनकी स्पेसिस ज्यादा हैं, अगर मैं उसको फर्दर हीट प्रोवाइड करता हूं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी और बढ़ जाएगी, जिस वजह से इनका स्पेस ज्यादा बढ़ जाएगा और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो और डिक्रीज हो जाएगा, जिस वजह से क्या होगा कि जो लिक्विड है आपका वो गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। एंड द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैसियस स्टेट इज नोन एज वेपराइजेशन। तो आई थिंक ये बात क्लियर है, हो गई है आप लोगों को। चलिए यहां पर भी वही बात बोलिए कि हीटिंग करने पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, जिस वजह से इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो और वीक हो जाता है। वीक हो गया तो इनके पार्टिकल्स दूर हो जाएंगे, उनके बीच में स्पेस ज्यादा हो जाएगी, जिस वजह से लिक्विड स्टेट गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आई थिंक ये बात क्लियर हो गई है आपको। अब यहां पर हम देख लेते हैं, लिक्विड से गैस तो बना दिया, चलो गैस से वापस लिक्विड बनाते हैं। तो जैसे मैंने लिक्विड से सॉलिड बनाया था, तो आई गेस वैसे ही हम कर सकते हैं इसको। हमें क्या करना है, इस जो गैसियस पार्टिकल के पास हीट है उसको एक्सट्रैक्ट करना है। कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे? बाय कूलिंग इट। मैं उसको ठंडा कर दूंगा गैस को, अगर मैं कूल कर दूंगा तो उसकी हीट जो है वो एक्सट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगी। एक्सट्रैक्ट होगी तो जिस वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, और जैसे ही काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी बच्चों, तो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हुई, पार्टिकल विल कम क्लोजर टू ईच अदर, और जैसे जैसे पास आएंगे इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन फिर से बढ़ जाएगा, और जब ये बढ़ जाएगा तो क्या होगा? ये लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो सेम थिंग इज रिटन ओवर हियर, द प्रोसेस ड्यू टू विच अ गैस चेंजेस इनटू लिक्विड स्टेट बाय गिविंग आउट हीट एनर्जी इज कॉल्ड कंडेंसेशन। या फिर ये पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है
कि कंडेंसेशन बोलते हैं इसको। जब भी गैस जो है बच्चों आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन। तो आई थिंक ये बात क्लियर हो चुकी है आप सभी को। नेक्स्ट हम देखते हैं, यही चीज इसने बोली है दैट व्हेन द हीट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द गैस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल डिक्रीजेस एंड डिक्रीजेस इन टेम्परेचर। हीट रिलीज हुई, हीट निकल गई, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हुई, जिस वजह से इनका टेम्परेचर फॉल हो गया। टेम्परेचर डिक्रीज हुआ तो क्या होगा, पार्टिकल विल कम क्लोज टू ईच अदर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, जिस वजह से क्या होगा, दे विल कन्वर्ट, गैसेस पार्टिकल विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड पार्टिकल।